मिस्र के पिरामिडों के सफ़र पर आज हम जाने वाले हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अलग जानने मिलेगी ऐसा क्योंकि जैसा इंटरनेट पे है है ही नहीं। नहीं। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। फिर कौन सबसे पहले अपने बताना चाहेगा जिसने क्या रिसर्च करी है? मैं सोच रहा हूँ शुरुआत मैं ही करूँ इस चीज़ की। ठीक है। तो जितना मतलब मैंने देखा और मैंने समझा, और ये आज से ही नहीं है, मतलब बहुत टाइम से क्यूरियोसिटी तो है मेरे अंदर कि ये पिरामिड्स कैसे बने, किसने बनाए और ऐसे कैसे पॉसिबल है। कि इनका लिंक, मतलब मैंने इंटरनेट पे चेक किया कि भाई बहुत सारी रिसर्चेस में बोल रखा है कि एलियंस का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। सम रिसर्चेस में बोलते हैं कि जहाँ पे एविडेंस नहीं होते वहाँ पे सिर्फ किसी के ऊपर थोप देना, लाइक तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो जस्ट उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए लोग कहते हैं कि एलियन है। ठीक है, हम पता नहीं कर पाए कि एविडेंस है, किसने किया, कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, तो इसका इजी वे आउट है कि एलियंस का नाम ले दो। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, एलियंस थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी, मतलब उन्होंने, क्योंकि क्या होता है कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, कोई भी बात करनी होती थी या कुछ भी चीज़ें होती थी तो वो लोग वॉल्स पे लिखते थे। ठीक है, कि भाई हमने ये चीज़ ऐसे करी, कोई भी कुछ भी होता था स्टेटमेंट, वो वॉल्स पे लिख के बात करते थे बेसिकली। ठीक है, तो उन वॉल्स की पिक्चर्स पे भी शो करा गया है कि भाई जो एलियंस के स्पेसशिप हैं उनकी इमेजेस बनी हुई हैं वहाँ पे, बल्कि ऐसी इमेजेस भी बना रखी है उन्होंने जिसमें ऐसा भी शो किया गया है कि एक इंसान बड़ा सा साइज में, जिसका साइज काफ़ी बड़ा है, और उसके सामने छोटे 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 बहुत छोटे छोटे साइज के और भी इंसान काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट उनको खाना पानी लेके आ रहे हैं जो साइज में बहुत छोटे हैं, लेकिन वो खाना जिसमें लेके आ रहे हैं वो प्लेट बहुत बड़ी है, जिसके लिए लेके आ रहे हैं वो सामने इमेज बनी हुई है वो 10 गुना बड़ा है उनसे। तो ऐसी इमेजेस भी उन वॉल्स पे बनी हुई हैं। बट ये शुरुआत करने के लिए सबसे पहले चलते हैं कि ये बना कब तक, क्या कहानी थी इसके पीछे की। ये आज से 4000 से लेके 4500 साल पहले की कहानी है, जब ये पिरामिड्स बने थे, एज पर द इंटरनेट और जो भी रिसर्च में बोली गई है। कि उनके जो एविडेंस हो यही कहते हैं कि ये इतने सालों में बने हैं। और इनका टाइम स्पैम जो बोला जाता है कि ये पिरामिड्स जो बने वो 20 साल के टाइम के अंदर ही बना दिए गए हैं। ठीक है, और जब ये बने थे तब ना ही वो व्हील्स थे कि तुम किसी व्हील्स के ऊपर इन मटेरियल्स को रख के लेके ट्रैवल कर सको, व्हील्स का आविष्कार हुआ ही नहीं था उस टाइम तक। ऑल्दो उस समय ये था कि हाँ गोल मतलब सर्कल बन चुका था, बट वहाँ पे कोई व्हील्स यूज नहीं होते थे कोई ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तब ये पिरामिड्स बने थे। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने खोज करी कि भाई ये कौन से पत्थर है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। तो जैसे इसमें लाइम स्टोन यूज़ किया गया बनाने के लिए, लाइम स्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया। तो इसमें जो लाइम स्टोन यूज़ किया गया है वो कोल्ड लाइम स्टोन है। बेसिकली वो लाइम स्टोन होते हैं जो वेदर के अकॉर्डिंग अपना साइज बदलते हैं। कि जैसे गर्मी होगी तो साइज बड़ा हो जाएगा, ठंड होगी तो साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा ऐसे होता है उसमें। हाँ, इन लाइमस्टोन्स के अंदर ये वाला ये चीज़ होती है। ओके। साथ ही साथ फिर पता किया कि भाई आसपास तो ये लाइमस्टोन मिलते नहीं, तो ये आए कहाँ से। तो उन्होंने जब पता लगाया कि भाई यहाँ जो गीज़ा का पिरामिड है वहाँ से 800 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है आसवान करके, वहाँ पे पाए जाते हैं ये वाले लाइमस्टोन जो इन्होंने यूज़ किए हैं। ठीक है, तो वहाँ से इन स्टोन्स को यहाँ तक लाना ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है। ऑल्दो सब लोग अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे हुई है, ये चीज़ ऐसे हुई है। कुछ थ्योरी कहती है कि वाटर था उस समय, उसमें वाटर में रख के लेके आ गए वो लोग। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रेत के आगे वो लोग, एक इमेज थी जिसमें वो शो कर रहे हैं कि वो एक बंदा जो है मतलब बहुत सारी लोग जो है वो एक बंदे को खींच रहे हैं, काइंड ऑफ वो इमेज ऐसा है। और उसमें एक बंदा क्या कर रहा है, उस काट के सामने है ना पानी डाल रहा है। तो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला कि ये इमेज, वो भी 90s 80 में बोली गई, 1980 में ये बात खुल के आई कि ये इमेज ये शो कर रही है कि जब रेत पे पानी गिरा जाता है तो फ्रिक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, तो थोड़ा खींचना ईजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो इमेज में शो कर रहे हैं कि वो पानी गिर रहे हैं रेत में और वो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कुछ इंसान को। वहाँ पे स्टोन का कोई भी वो इमेज नहीं है, वो किसी बड़े इमेज पर बना हुआ इंसान जो उनसे 10 टाइम्स बिगर है उसको खींच रहे हैं। उस इमेज में ये शो किया गया।
तो साइंटिस्ट लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये ऐसे खींच के लाए हैं, बट 800 किलोमीटर से खींच के लाना स्टोन्स को, वो भी उनका अगर वेट की बात की जाए तो वहाँ पे जो स्टोन्स यूज़ करे गए हैं पिरामिड के अंदर, उनका वेटेज है 20,000 किलोग्राम से लेके 70,000 किलोग्राम तक। ये एक स्टोन Not का वेट kilograms, है। it's in tons. हाँ 20,000 tons to 70,000 tons. हाँ, नहीं केजी टन्स नहीं, 20,000 केजी, Okay. 20,000 केजी, केजी नॉट टन्स, केजी। केजी भी यार बहुत। एक स्टोन का वेट है ये 20,000 केजी से लेके 70,000 केजी तक, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आज की दुनिया में, आज के टाइम पे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, बुर्ज खलीफा जैसी चीज़ें बना दी हम लोगों ने, उसके बावजूद भी आज की जो मशीनरी है वो सिर्फ मैक्सिमम वेट जो लिफ्ट कर सकती है वो 20 केजी है, वो 20,000 केजी है, दैट्स इट, 20,000 kgs. उससे ऊपर नहीं है। Okay. तो उन्होंने आज से 4,000 4,500 साल पहले कैसे उसको लिफ्ट किया, कैसे उसको उस एक के ऊपर एक उस बैटरी में लगाया, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया सबको समझने में। दैट्स वाई लोग अपने 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 इमेजिनरी थॉट्स लगाते हैं कि भाई एलियंस थे, एलियंस ने बना दिया, इतनी दूर से लेके आ गए, ठीक है। कुछ थ्योरी ये भी है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी पिरामिड्स बनाते हैं या स्कल्पचर बनाते हैं, उसमें शो करते हैं कि भाई वहाँ के मजदूरों को मारा जाता था कि काम करो, मार रहे हैं, हाँ। तब वो काम कर रहे हैं पब्लिक, ठीक है। और यही हमारे माइंड में सेट है कि ऐसा हुआ होगा, वो मूवीज के थ्रू उन्होंने ऐसे शो कर दिया, बट वहाँ पे मूवीज में ये नहीं बोला कि एक्चुअली ये कहानी हो, तो मूवीज का था। बट एक इमेज हमारे सबके मन में क्या हो गया है, सेट हो गया है कि दैट मीन्स कि अगर ये पिरामिड्स बने थे, जिन्होंने ये बनाए उनके साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ होगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें जो इमेजेस है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि भाई वो लोग खाते भी थे, पीते भी थे। इनफैक्ट जो वहाँ पे मम्मीज मिले हैं, ठीक है, इंसानों के भी, पिरामिड्स के अंदर कहते हैं कि भाई राजा और उनके मम्मीज थे, या ये लोग थे, ये शाही लोग थे। जो नॉर्मल मम्मीज भी मिले हैं रिसर्च में, तो उनके अंदर भी देखा गया कि उनके अंदर भी जैसे क्या बोलते हैं कि उसको अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिचेस लगाना, या फिर कोई भी सर्जरी कराना, सर्जरी करवाना। तो सर्जरी करवाना एक जो मजदूर आदमी है उसके लिए इम्पॉसिबल है उस टाइम में। अगर कोई आम बंदे का हमें मम्मी मिल रहा है, उसके अंदर पता चल रहा है कि इस बंदे की सर्जरी हुई है, चाहे माइंड की हुई है, चाहे किसी भी चीज़ की हुई है, ये रिसर्च में पाया गया है कि इस मम्मी की माइंड की सर्जरी हुई है या इस बॉडी पार्ट की सर्जरी हुई है, दैट मीन्स वो लोग कैपेबल थे, वो लोग ऐसे नहीं थे कि उनको मारा जा रहा था। मारा जाता तो सर्जरी कौन करवा रहा है उन लोगों की, कोई नहीं करवाता। दैट मीन्स वो लोग कैपेबल थे, वो अपनी खुशी से चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि अपने राजा को बहुत मानते थे। यहाँ तक कि वो तीनों पिरामिड्स की कहानी ये भी कही जाती है कि जो सबसे बड़ा पिरामिड है, ठीक है, उनके उसमें वहाँ पे वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, बेसिकली आफ्टर लाइफ कि हम मर जाएंगे तो हमें मरने के बाद हमें सब कुछ मिलेगा जो भी हम यहाँ पे रखेंगे अपने पास में। तो जो राजा था उसने सोचा, जब उसका पैसा है, सब कुछ है, तो उसने सोचा कि मैं क्यों छोटा सा टॉम क्यों बनवाऊँ अपने लिए, इसलिए उसने बहुत बड़ा पिरामिड बनवाया। क्योंकि ये सिर्फ इजिप्ट की 3 पिरामिड की बात नहीं है, वहाँ पे कम से कम 120-130 पिरामिड्स हैं, और बहुत जगह ये पिरामिड्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे एज एन दफनाने के लिए काइंड ऑफ। तो उनको ये माना जाता था कि भाई उस समय जो भी यहाँ पे रखा जाएगा उनकी ग्रेव के आसपास, वो उनको आफ्टर डेथ मिलेगा। वो आफ्टर लाइफ में उसके साथ रहेगा, उसको वो लोग यूज़ कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब वो राजा ने अपने लिए वो पिरामिड बनवाया, उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें रखी जो कि आज के डेट में तुम्हें देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स कोई ना कोई चोरी करके ले गया, जिसका भी लूट लिया इस टाइप से, तो वो गायब हो गया आज की डेट में। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसे ख़राब भी हुई हैं जिसकी वजह से एट प्रेजेंट इजिप्ट की गवर्नमेंट ने नॉर्मल बंदों को जाना भी अलाउड बंद कर दिया है, जिससे कि जो वहाँ की चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। ये तो थी कहानी की वहाँ से लाने की यहाँ तक का जो भी सफ़र है वो आज तक क्लियर नहीं हो रहा किसी भी स्टोरी में, ठीक है, कि वो कैसे पहुंचा। जो भी है ये सब थ्योरीज हैं, सबकी रिसर्चेज हैं, ठीक है। और ये क्यूरियोसिटी भी इसलिए ही है कि उन्होंने ये कैसे पॉसिबल किया। इनफैक्ट सिर्फ यही बात नहीं है, अगर आप पिरामिड के
पोल्स का आइडिया लगाओ, क्योंकि उस टाइम पे है ना कोई भी कंपास नहीं था कि आप साउथ पोल देख लो, नॉर्थ पोल देख लो, कुछ भी नहीं था। तो कुछ थ्योरी कहती है कि भाई उन्होंने स्टार्स का यूज़ करके ये पोल्स डिसाइड किए होंगे, क्योंकि जो पिरामिड का शेप है वो हर एक पोल को बिल्कुल एक्यूरेट शो करता है। कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस है, वो भी इतना लाइक 4000 साल होगा, उसकी वजह से आ गया है। अदरवाइज बिल्कुल एक्यूरेट है वो हर पोल के अकॉर्डिंग। नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग, साउथ पोल है तो साउथ पोल के अकॉर्डिंग। जब उस समय कॉम्पास जैसी कोई चीज़ थी नहीं, तो उन्होंने ये डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करी? कुछ लोग कहते हैं कि जैसे एक वो होता है मेथड जिसमें है ना एक स्टिक रखते हैं सूरज में, हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब सूरज की किरणें उस स्टिक पे पड़ती हैं तो वो एक घड़ी बना देती हैं। लोग पहले टाइम उसके अकॉर्डिंग देखते थे। तो कुछ लोग कहते हैं उसमें जो कि उन्होंने इसका यूज़ करके डायरेक्शन आइडेंटिफाई करी होगी। कुछ लोग कहते हैं जो स्टार्स हैं उनका यूज़ करके ये डायरेक्शन आइडेंटिफाई करी होगी। जैसे एक फेमस थ्योरी है, कहते हैं कि जो तीनों पिरामिड है, जो कोरियन बेल्ट है उससे अलाइंड है, ओरायन बेल्ट, कोरायन बेल्ट, ओरायन बेल्ट, सॉरी, उससे अलाइंड है ये तीनों पिरामिड्स। ठीक है, एग्जैक्टली। तो आज की डेट में तो अलाइंड नहीं है, लेकिन जब वो बने होंगे तब अलाइंड थे। अब तो वो टाइम इतना मतलब जा चुका है, तो आज की डेट में तुम चेक करोगे तो बिल्कुल अलाइंड नहीं लगते, लेकिन तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इनके नीचे ही है। तो आज से 4000 साल पहले इसका मतलब ये लोग बिल्कुल अलाइंड थे। तो ये कैसे? और जब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो जो कंस्ट्रक्शन के मतलब रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोला कि ऐसा अलाइनमेंट तभी पॉसिबल है स्टार्स के साथ जब तुम है ना ओवरहेड जाके देख सको, इन पिरामिड्स के ऊपर से देख सको, लाइक ड्रोन का यूज़ करके, हेलीकॉप्टर का यूज़ करके वो इमेज ऊपर से निकालो, तभी तुम उसको अलाइन कर सकते हो इस स्टार के साथ। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में इंसान के लिए कि बिना वो मतलब ऊपर से देखे वो अलाइन कर दे स्टार से। तो ये भी एक मतलब मिस्टीरियस चीज़ है कि उस समय ना ड्रोन थे ना हेलीकॉप्टर थे, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था कि वो ऊपर जाके ऊपर से देख सके कि ये कैसा व्यू आ रहा है। तो उन्होंने वो अलाइन कैसे किया, इसलिए ये क्वेश्चन भी आज की डेट में मिस्ट्री है, उसका कोई जवाब नहीं मिला। इनफैक्ट मेरी एक रिसर्च में मैंने एक आर्टिकल में देखा कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, तुम देखोगे तुम्हें बड़ा ऐसा लगेगा ताजुब, क्योंकि ये किसी भी वीडियो में कहीं पे भी ये चीज़ हाईलाइट नहीं की गई। मैक्सिमम तुम्हें जितनी भी वीडियोस मिलेंगी लोग बात करते दिखाई देंगे स्टार्स के बारे में, एलियंस के बारे में, और 2-4 चीज़ें इमेज के बारे में इस टाइप से बात करेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ ये कोई भी इस चीज़ पे बात ही नहीं करता है जो टेक्निकल चीज़ है इसकी। जैसे मैं दिखाता हूँ, तुम इस पर सर्च करो कि कोऑर्डिनेट सर्च करो उसके, गीज़ा के कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ गीज़ा, गूगल बाबा, अब मुझे ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। तुम लोग तो भी मतलब ऐसे हो जाओगे अभी देख के कि यार ये तो हमने सुना ही नहीं ना देखा कहीं पे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा's latitude of 29.979248 degrees north is said to match the speed of light in a vacuum, which is 299,792,458 meters per second. हाँ जी, बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मैच करते हैं। बहुत मतलब 0.000 समथिंग में जाके कहीं पे एरर है, अदरवाइज 99.9% जो उसके डिजिट्स है वो सेम है बिल्कुल। जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और स्पीड ऑफ लाइट है इज इक्वल। तो वो लोग कैसे जानते थे इस चीज़ों के लिए? मैन, और इसमें एक इंटरेस्टिंग और बात और लिखी हुई है एक सेकेंड पैराग्राफ में कि द मीटर वॉज नॉट इन्वेंटेड until the 1700s and wasn't widely used until the 19th century. The ancient Egyptians would not have worked in meters. Then how come this latitude of Giza's pyramid is totally in proportionate relation to this speed of light? ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमें बताता है कि yes, maybe as per my understanding I don't think so कि उनके लिंक्स नहीं थे। मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है कि डेफिनेटली उनके लिंक्स थे एलियंस के साथ। Man, that ये तो ये मतलब काफी ज्यादा बहुत fascinating fascinating है कि
कि लैटिट्यूड इज टोटली, मतलब एक डिजिट्स भी इधर उधर नहीं है यार. सब मैच कर और रहा यू है नो इसमें। व्हाट, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है. अगर तुम पूरे अर्थ का मतलब सेंटर पॉइंट निकालोगे ना, तो यही सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ये पिरामिड्स बने हुए हैं. क्या कह रहा है? यस. और ये जब बनाए उन्होंने, जब तक तो लोग सोचते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट Flat है. फ्लैट है. अर्थ इज ओह फ्लैट. फक इवन भाई. कि इजिप्शियंस मिथोलॉजी में अर्थ को फ्लैट ही माना गया है. हाँ. ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ये पिरामिड्स बने हुए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स तुमने खोले हैं अभी. मतलब कि दे आर द सेंटर्स. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने वो मुझे मिला, कि तुम इनका है ना जो पिरामिड है, इसका सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालो हाइट से, एंड यू विल सी कि वो जो है किसके इक्वल आता है. देखो, सर्च करो. इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ पिरामिड टू इट्स हाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 पाई. जो कि पाए तो आर्किमिडीज ने बहुत टाइम बाद मतलब बताया था. वो लोग कैसे जानते थे इन सब चीज़ों मतलब को. अगर मैं पिरामिड्स की हिस्ट्री को और आर्किमिडीज ने जो पाई की वैल्यू दी थी उसके टाइम फ्रेम को रिलेट करूं तो वो आज के हिसाब से बहुत रीसेंट है, लेकिन जो पिरामिड की इजिप्शियन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो ह्यूज है. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. यू नो व्हाट, जब उस समय तो लाइट का भी मतलब कुछ स्कोप नहीं था, कुछ भी नहीं था. ठीक है, तब वो ये सब चीज़ें कैसे जानते थे. और एक और इंटरेस्टिंग बात, हम सबको क्या लगता है 4000 साल पहले क्या बल्ब थे, लाइट थी? नहीं. हाँ, ये लाइट वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने भी है कि इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हायरोग्लिफ्स है. कि सबसे पहली बात तो इंटरेस्टिंग ये चीज़ शुरू होती है, ये जो आर्ग्यूमेंट था ये तब शुरू हुआ जब देखा गया कि पिरामिड्स के अंदर वॉल्स पे इतनी सारी नक्काशियां हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इतने सारे हायरोग्लिफ्स हैं, इवन इन द बेसमेंट. तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि यार पिरामिड के अंदर तो अंधेरा है, और ये काम तब हुआ है जब पिरामिड का स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया था. तो अंधेरे में ये काम कैसे हुआ होगा? वो भी तो नहीं है ना वहाँ पर वायरिंग वगैरह कुछ. अब दूसरी बात ये आती है कि ठीक है यार, आग की मशाल जला के कर लिया होगा, बट क्लोज स्पेस में जब आग जलती है तो फायर प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उस गैस की क्वांटिटी को अगर वेंटिलेशन ना मिले, उस गैस को अगर वेंटिलेशन ना मिले वहां से क्लीन आउट होने के लिए, तो लोग मर जाते हैं. तो इसका मतलब आग तो कहीं यूज हुई नहीं होगी, और अगर आग यूज हो रही है तो उसके स्मोक डिपॉजिट होने चाहिए थे कहीं ना कहीं, निशान होने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं थे. तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हायरोग्लिफ सामने आया, और उसमें क्या दिखाई देता है, ये चीज, सी दिस वन, ये. तो ये इसको ऑपरेट कैसे कर रहे होंगे? ओके, इसका थोड़ा मैं क्लियर इमेज देखता हूँ. क्लियर ये उसको वो ये कर दे. दिस वन. ये इसको कहा जाता है डेंडेरा लाइट्स, राइट? डंडेरा लाइट्स. या अब ये हायरोग्लिफ में जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये है बल्ब का फ्रंट पार्ट, एंड ये जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है इट्स फिलामेंट, और ये फिलामेंट इस चीज से कनेक्टेड है. ठीक है. और ये एक वायर है, ये वायर इस तरीके से आके इस पिलर लाइक ऑब्जेक्ट में जा रही है. ठीक है. जब उनको ये हायरोग्लिफ मिला तो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई कि ऐसी बिल्कुल इससे दिखने वाली चीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है. ज्योमेट्रिकल डिजाइन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट एग्जैक्टली यही है.
एक चीज़ और मुझे यहाँ पे ऐड करना था, यहाँ पे जो इमेज में जो वायर जिसमें जा रहा है उसके ऊपर देखो एक इंसान बैठा हुआ है, हाँ, हाँ वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे? मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों हाथ ऊपर हैं उसके। इस इमेज को देख के ना मुझे क्या लग रहा है कि इसको हम्म। ऑपरेट करने के लिए 1 2 3 4 बंदे चाहिए। नहीं वैसे नहीं, है ना? वो जो उसमें दिख रहा है। उसके ऊपर जो बैठा हुआ वो इंसान क्या शो कर रहा है? उसके दोनों हाथ ऊपर है, उसके सर के ऊपर भी कुछ गोल गोल रखा हुआ है। बेसिकली जैसे हम लोग वो डेंजर का साइन नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने वो शो कर रखा है उसमें कि मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा था इसको इमेज के बारे में कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या चीज़ें। तो उसमें ये शो बता रहे थे कि ये शो किया जा रहा है कि अगर इसको छेड़ा तो तुम्हें करंट लग सकता है, काइंड ऑफ डेंजर का सिंबल है वो, जो ऐसे करके वो बंदा बैठा हुआ उसमें। ओके, जैसे आज के दौर में नहीं करते वो कोजन का हड्डी का निशान। स्केलेटन का बना देते हैं, हाँ। डेंजर का साइन कैसे बनाते हैं, तो Danger का उनका वो निशान। डेंजर का साइन है। इंसान को इसलिए बोला कि भाई वो देख के समझ जाए कि इंसान हाँ। ऐसा बन जाएगा, कुछ झटका लगा कुछ होगा तो। ओके। एंड जब इन्होंने थोड़े टाइम बाद इसका एक बिल्कुल एग्जैक्टली इसी ज्योमेट्री पे बेस्ड एक ये रियल लाइफ मॉडल क्रिएट करा। दिस इज द रियल लाइफ मॉडल ऑफ डेंडेरा लाइट्स। जी एग्जैक्टली वैसे ही है ये जैसे एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा उस हाँ। हायरोग्लिफ्स में देखा गया। और ये बल्ब जला, क्या बात कर रहा है, जल रहा है वैसे दिख रहा है उसमें। या देख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये बल्ब जला। अब फैसिनेटिंग बात ये आती है कि हमने बचपन क्या- से पढ़ा है कि बल्ब किसने करा था? एडिसन एडिसन। एडिसन तो अब बात ये आती है कि क्या इजिप्शियंस के पास इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज थी? तो तुमने एक चीज का नाम सुना होगा, बगदाद बैटरी। मैंने सुना। नहीं सुना। ओके, आई थिंक सो अराउंड 1960s और 70s के टाइम पे जब आर्कियोलॉजिस्ट का एक इंसान बगदाद में अपनी भेड़ें लेके घूम रहा था, शाम को चरा के ला रहा था, तो रास्ते में कोई गुफा थी, तो ऐसे ही वो गुफा के अंदर उसे पत्थर फेंके, तो जाके वो पत्थर कुछ घड़ों पे लगे, वो टूटे। तो अंदर गया देखने के लिए कि गुफा में क्या, तो उसने देखा काफ़ी सारे घड़े रखे हुए थे और उसमें से कुछ टूटे, तो उसको समझ नहीं आया कि इसमें है क्या। वो काफ़ी पुराने ज़माने के थे वो घड़े। अब वो गया, उसने बाकी लोगों को बताया, फिर वो बात वहाँ से ऑफिशियल्स तक गई, फिर आर्कियोलॉजिस्ट के पास गई। जब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ गए और उन घड़ों को खोला गया तो उनके अंदर से कॉपर रॉड निकली। और जब उन्होंने उस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि ये है क्या, ये था क्या, जब उसको रियल लाइफ मॉडल उसका रिक्रिएट करा गया, तब पता चला कि ये एक बैटरी थी जो 1 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करती थी। 1 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करती थी। तो अब बात ये आती कि ठीक है यार, अगर एक छोटी बैटरी 1 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करती है, इतने बड़े बल्ब कैसे जलाए जा सकते हैं उससे? फिर जब एक्सपेरिमेंट करने वालों ने उस बैटरी का साइज बढ़ाया, छोटे घड़े से उसको बड़े घड़े में बनाया, तो वो बैटरी 10 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस कर रही थी। और आज के टाइम में हमारे जो घर में बल्ब जलते हैं वो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 20 वोल्ट के होते हैं। यानी कि वो एक बड़ा बल्ब जलाने के लिए सक्षम हो गई थी। एग्जैक्टली। बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये चीज़ कुछ नई जानने मिली है। तो और इसमें जैसे मैंने पढ़ा था उसमें और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, जैसे कि वो हमें पता है नॉर्मल कि रेत का एरिया है, इजिप्ट है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यू नो व्हाट, पिरामिड्स के अंदर तुम किसी भी टाइम चले जाओ 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस हाँ, वहाँ का जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यार मैं तो एक चीज़ ये सोच रहा था कि जैसे पिरामिड्स बने हुए हैं, कितना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है, है ना? तो उसको बनाने के लिए ब्लूप्रिंट्स तो लगे होंगे पहले, एक हाँ बनाया जाता नक्शा तैयार हुआ होगा, तैयार होता है कि हाँ इस अलाइनमेंट पे बनाना है। अगर जैसे तू कह रहा है कि तारों के नीचे बनाने हैं, तो उस चीज़ के लिए भी होनी चाहिए ना मेजरमेंट्स वगैरह, कुछ होनी चाहिए उसके लिए, लेकिन उसके लिए कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला, कुछ ऐसा एविडेंस मिला ही नहीं है कि हाँ जो उस चीज़ को प्रूव कर सके कि भाई हमारे पास ये चीज़ है या मिली है, कि हमने उसको देख करके ये चीज़ बनाई है। मैं बताता हूँ इसमें एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे रिसर्चर्स ने बताया कि 20 ईयर्स लगे इसको पूरा बनने में। तो जितनी भी थ्योरीज है ना कि ह्यूमंस ने ये ट्राई किया होगा, वो ट्राई किया होगा, सब कुछ इन्होंने अपना एक्सप्लेन किया।
बट सब में टाइम स्पेंड जो निकल के आया, अगर उस तरीके को फॉलो भी कर लिया जाए, एज एन अज्यूम कर लिया जाए कि ये फॉलो करके इन्होंने ऐसे पत्थर चढ़ा दिए, पानी से आ गए या इस तरीके से आ गए, सब कुछ कर लिया इस तरीके से, और 20,000 30,000 वो लगा दिए, मजदूर लगा दिए बनाने में, तब भी 200-300 ईयर्स से ज़्यादा लगेगा उसे बनाने में। तब जाके वहाँ पे सारी थ्योरीज क्या होती है लोगों की फेल हो जाती है कि 20 ईयर्स में तो पॉसिबल। वही तो कह रहा हूँ कि लोग बाग थ्योरी तो दे रहे हैं, अलग अलग थ्योरीज निकल के आ रही है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, वही खुद ही फेल हो जाए, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है बातें, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, वो सेंस नहीं बन रहा। अब जैसे कि यही ले ले कि वो लोग कहते हैं कि पिरामिड्स जो बने हैं वो जो ताबूत होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, उनको दफन करने के लिए बने हुए थे, है ना। लेकिन रिसर्चेस जब वो खोले गए, पिरामिड जब खुले, तो उसमें कोई भी ताबूत मिला ही नहीं। यस, एक है ना, भी मम्मी नहीं मिली है, एक भी नहीं मिली। और वैसे भी भाई पिरामिड्स के अंदर और वैसे भी एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कोई राजा है अपने लिए वो इतनी बड़ी पिरामिड बनवा रहा है, तो उसकी आधी उम्र तो उसे देखने में निकल जाएगी कि भाई 20 साल 3 साल कितने कितने साल लग रहे हैं उसको देखने में, है ना। और सोच वो उससे पहले ही मर गया। इनफैक्ट ये भी है ना कि जैसे सपोज करो कि अगर हम एलियन वाली बात को लेके चलते हैं कि कहा जाता है कि वो 3 पिरामिड वो 3 स्टार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन 3 स्टार्स से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, वहाँ से लोग आते भी थे, क्योंकि ये भी माना गया है कि जो वहाँ के लोग थे, जैसे वो राजा खुफू, क्या नाम था उस बंदे का, खुफू, वो चला जाता है और पता नहीं बंदे का नाम और था, तो उसके एक्सपायर होने के बाद वहाँ की जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। वो चाहते नहीं थे आने वाले लोगों को पता चले कि वो इंसान कौन था, वो इंसान कौन था, प्लस कि ह्यूमंस का कनेक्शन भी था, वो चीज़ वो मिटाना चाहते थे। क्योंकि उसमें एक राजा का ऐसा बताते हैं कि उसका इमेज में सर्च करना, उसमें मिल जाएगा, जिसका है ना फोरहेड भी नॉर्मल ह्यूमन जैसा नहीं था, उसके बच्चे भी नॉर्मल नहीं थे। कहा जाता है वो उसकी भी इमेज ही मिली है वहाँ पे, काइंड ऑफ जैसे बाकी चीज़ें बना रखी हैं वॉल पे, ऐसे ही उसका भी बना रखा है इमेज। तो वो उसकी इमेज, उसके बच्चों की इमेज, सब कुछ बनी हुई है उसमें। तो कहा जाता है कि वो बंदा या तो एलियंस ने बनाया था काइंड ऑफ जीन्स को मिक्स करके, या फिर वो एक एलियन ही था। जब उसका शासन खत्म हुआ काइंड ऑफ, तब पब्लिक ने क्या किया, वो सारे एविडेंस मिटाने शुरू करे, जिससे कि कभी आने वाले फ्यूचर्स में किसी को ये ना पता चले कि हम लोगों का लिंक किसी एक दूसरी हायर सिविलाइजेशन से था। उसके सबूत मिले हैं। क्योंकि अब मैं तुम्हें एक बहुत ही मतलब जो मैंने देखा, रिसर्च करी, एक बहुत ही तगड़ी चीज़ बताऊंगा अभी, है ना, जो मैंने ही मतलब देखा है, पता नहीं अब किसने देखा नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने चीज़ नोटिस करी। तो अब जैसे कि तुम लोग जानते हो कि वर्ल्ड वाइड कितने पिरामिड्स हैं, है ना। 100 पिरामिड्स तो अपने इजिप्ट में ही हैं, 100 प्लस हैं। तो मैंने भी सिर्फ इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में ही सुना है। तो 100 प्लस पिरामिड्स हैं, जिसमें कि 118 पिरामिड्स जो है वो आइडेंटिफाइड हैं एंशिएंट इजिप्शियंस के, ठीक है। अब सूडान की बात करते हैं, सूडान में भी 240 पिरामिड्स हैं। सूडान में भी पिरामिड्स? हाँ, सूडान में भी पिरामिड्स हैं और 240, जिनको 240, इजिप्ट से भी ज़्यादा। हाँ, और भाई उनको कहते हैं न्यूबियन पिरामिड्स। नूबियन, हाँ, काइंड ऑफ ऐसी कहते हैं उसको। नूबियन क्यों कहा जाता है उसको? अब इसके पीछे की स्टोरी तो पता नहीं, बस एक बता रहा हूँ मैं। हाँ, आई थिंक पिरामिड्स कहाँ है, ये बात सही है। क्योंकि है ना, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें ये भी था, रिसर्चर्स को इसलिए लगता है कि ये पिरामिड सिर्फ मतलब दफनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। क्योंकि वो सूडान या बाकी जगह में जब पिरामिड्स निकले थे, वहाँ पे जो उन्हें बॉडीज मिली थी, तो उन्होंने उसको ही मतलब काइंड ऑफ ये सोच के कि पिरामिड्स बनते ही इसलिए थे, टूम वगैरह दफनाने के लिए सिर्फ। तो ये अभी मैंने तुम्हें बताया इजिप्ट और सूडान के। अब मैं बता दूँ कि पिरामिड्स है कहाँ, ठीक है। नाइजीरिया, ग्रीस, स्पेन, चाइना, इंडिया में पेरू में पिरामिड, इंडिया, पेरू, हाँ, एक इंडिया में जो सबसे पुराना माना जाता है, जिसको इजिप्ट से भी पुराना, उसको कहते हैं भीम की गधा। हाँ, उस पिरामिड का अगर तू सर्च करना चाहे तो कर सकता है उसको सर्च। भीम की गधा के नाम से वो है, पिरामिड बना हुआ है। भीम की गधा, हाँ,
यहाँ तक कि परवीन मोहन है बंदा, हाँ हाँ, है? प्रवीण मोहन, आई नो। उस परवीन मोहन बंदे ने उसके ऊपर रिसर्च भी कर रखी है कि हाँ ये अलग अलग लेयर्स के बना, मतलब अलग 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 लेयर्स पे बना हुआ है ये वाला पिरामिड जो इंडिया में है भाई। अब देख उसमें क्या लिखा है। ये तो भीम की गदा के बारे में बता रहे हैं। नहीं वो पिरामिड है, उसको इमेज खोलो। भीम की गदा पिरामिड लिखी इस पे। भीम की गदा पिरामिड। ये परवीन मोहन ने इसका पूरा सर्वे किया, उसने ही बताया कि मतलब ये अलग अलग लेयर्स को मिला करके बनाया गया है ये वाला पिरामिड। ये स्ट्रक्चर है वो। देख रहा है भाई। बट ये पिरामिड जैसा उतना लग नहीं रहा है, ऐसा क्यों? मतलब जितने भी ये पिरामिड्स हैं सबकी मतलब किसी की हाइट कम है, किसी की नहीं एक्चुअली ऐसा भी है ना हमारे मुझे नीचे से इसका बेस जो है वो तो हाँ। लग रहा है कि हाँ। नहीं एक्चुअली ऐसा भी है ना, हमने बचपन से पिरामिड्स के नाम पे क्या देखा, इजिप्ट के पिरामिड। तो हम हमारे माइंड में वही अब तो वही हो गया ना मतलब कि वो सेट हो रखी कि है वो पिरामिड चार साइड ट्रायंगुलर वही सेट होकर रखा है, लेकिन इसमें भी 4 साइड है। बट मेरे को पता है ये देखने में कैसा लग रहा है कि देखो इसकी 4 साइड्स हैं और ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और पतला होता जा रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इसका टॉप टूट गया है, ये इनकम्प्लीट लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी समय में इसका टॉप रहा होगा, मे बी वो डिस्ट्रॉय कर दिया होगा या फिर टाइम के साथ साथ वो टूट के खत्म हो गया होगा, क्योंकि इसका ख्याल नहीं रखा, क्योंकि लग रहा है वो कि इसके ऊपर कुछ होगा, क्योंकि जिस तरह से वो एलिवेशन जा रहा है ऊपर कम होते हुए, तो लग रहा है कि ये सारे के सारे साइड्स एक पॉइंट पे जाके मिलके एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगी। हाँ, तो ये इंडिया वाला हो गया। इसके बाद पेरू में है और तुम्हारा इंडोनेशिया, थाईलैंड, टर्की और यूएस और कनाडा में भी है। ठीक है, और इन सब को मिला के 1037 पिरामिड्स हैं जो एग्जिस्टेंस में है, और जो समुद्र में है उनका पता ही नहीं है। समुद्र में पिरामिड है जिनका पता ही नहीं है, जो खोजे नहीं गए हैं, ऐसा कहते हैं लोग। समुद्र के भी अंदर पिरामिड हो सकते हाँ हैं। हो सकते हैं, थ्योरीज हैं ऐसी। जैसे मैंने उसका भी तो पढ़ा, जैसे वहाँ पे एक स्कल्पचर है फिनिक्स करके, क्या है वो, स्फिंक्स करके, कि उसका भी जो वो बना है वो ऐसे ही नहीं है कि बस बना के छोड़ दिया, या उसके पीछे कोई भी एस्ट्रोनॉमी, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमी कोई भी मतलब ऐसे पॉइंट जुड़े हुए नहीं है। कहते हैं कि साल में 2 बार जैसे एक होता है आई थिंक 22 जुलाई, जिसमें दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, तो जब सनसेट होता है तो सनसेट उस फिनिक्स के है ना सर के पीछे से ही होता है। वाह, ये भी तगड़ी चीज़ है। और एक और बात है इस फिनिक्स के बारे में, कहा जाता है कि जब ये बना था, ये बल्कि उन तीनों जो पिरामिड्स हैं उनसे पहले का बना हुआ है ये। ठीक है, अब बन तो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रेत के अंदर छुप भी गया। देन एक राजा को सपने में पता चलता है कि एक शेर दिखाई देता है इंसान के मुंह वाला, और वो उसमें दब जाता है रेत में। तो उसको सपना जब दिखाई देता है, वो अपने लोगों को लेके जाता है वहाँ पे, रेत हटवाता है, तो उसको वहाँ पे स्फिनिक्स मिल जाता है। टाइम टू टाइम ये मतलब रेत में गया है, अब उसको लोगों ने बाहर निकाला है, स्फिनिक्स जो स्कल्पचर है। ऑन द अदर एंड ये अब जो 1980s में आई थिंक, क्योंकि बीच में ये 1400 के आसपास निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो जितना निकाल रहे थे रेत को उसमें से उतना ही वो बढ़ता जा रहा था। तो उस समय आई थिंक सो, मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था कि जब एक आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था ये स्फिंक्स, तो उस टाइम पे सिर्फ इसका सर बाहर हाँ उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, सर बाहर था। तो जब उन्होंने उसकी खुदाई शुरू करी तो आई थिंक सो अराउंड 10 साल लगे थे इसको पूरा, जितना आज वो दिखता है ना उतना बाहर निकालने के लिए 10 सालों का टाइम लगा था, उतनी रेत हटा के साफ करने के लिए। वैसे और उसमें है ना ये भी था कि उसके आसपास बाउंड्री बनाई गई थी जिससे कि उसको कोई इफेक्ट ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये सब तो था कि उसके पीछे सूरज मतलब सनसेट होता हुआ दिखाई देता है, काइंड ऑफ वो बनता हुआ। एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें कि उस स्कल्पचर्स पे
रस्ट के निशान हैं जो सिर्फ पानी से आ सकते हैं। Oh, not rust, it's water erosion. वाटर इरोजन, हाँ। तो वो सिर्फ पानी से ही दिखाई दे सकते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रेत की जगह में पानी कहाँ से आ गया। इसको लेकर के तो एक बच्चा भी फेमस हुआ था, बोरिस का। नाम याद है किसी को? नहीं। बोरिस का द इंडिगो चाइल्ड, जो मार्स से आया था और अपने आप को बताता था कि मैं हमारी जो सिविलाइजेशन है, रशियन बच्चा, वो हाँ, वो रशियन ना? बच्चा, हाँ, कि हमारे वहाँ पे युद्ध क्यों कह छिड़ रहा गया कि था, मैं मार्स पे था, मेरा पुनर्जन्म हुआ है पृथ्वी के लेकिन ऊपर। वो बच्चा वो स्टेटमेंट देने के बाद गायब ही हो गया भाई। उसके बाद तो दिखाई नहीं वो। तो उसकी कोई कहानी हाँ। नहीं पता चलती, वो बड़ा हुआ तो कहाँ तो चला गया, मैं अभी कहाँ अपना चला गया। कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि पिरामिड्स कहाँ कहाँ है, और टोटल 1037 पिरामिड है जो एग्जिस्टेंस में है। लेकिन ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगा, जरा मैप लगाना वो वाला। Here's the map. हाँ, तो Okay. इसमें जो है, जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगे, 3 पिरामिड्स। Okay. और मैं इनको कहूँ कि ब्लैक, वाइट और एक इनविजिबल पिरामिड, ठीक है। कहाँ है वो, हमें तो देखनी सबसे है। पहला पिरामिड है द लॉस्ट पिरामिड। यहाँ से साइड में से खोलोगे ना इसको, यहाँ लिखा ना पिरामिड अराउंड ग्लोब, है ना। इसमें इसको मोर करो, More. सबसे लास्ट में। Scroll down. नहीं चल रहा है। What is happening, man? चल तो छोड़, इसको ऐसे ही बता देता हूँ मैं तेरे को, इसको हटा दे। हाँ, अब इस मैप को थोड़ा सा जूम Okay. हो Scroll गया, हो रहा है। हो रहा है। चल तो सबसे नीचे, last में हाँ जाना है? सबसे लास्ट में नीचे। भाई तुम हिल जाओगे देख के अभी। क्या हो रहा हिलना ही चाहते हैं हम। नहीं, मतलब वो चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वो पिरामिड है और नहीं भी है वो, है ना। अब इसमें द लॉस्ट 3 पिरामिड्स, हाँ माउंट कैलाश पिरामिड। हाँ। अब इसमें तेरे को लास्ट के 3 जो पिरामिड दिख रहे हैं, ब्लैक पिरामिड इन अलास्का। ठीक है, अब पता चल गया ना ये 3 है। अब मैप को थोड़ा जूम आउट कर। ओके, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा कम। आई थिंक इट्स ऑलरेडी जूम्ड आउट। इसको कौन से वाला टच करके दिखाना है तीनों में से? तीनों ही दिखाऊंगा मैं तुम्हें। हाँ, तो इसको टच कर। टच नहीं करना वो, मतलब इसको मैप को ही जूम आउट करना है। वो उसी पे दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें, ग्लोब पर ही, वो ऐसे नहीं मिलने का वो। मतलब कुछ ऐसा है। ओह, इट्स नहीं जूम, हाँ जूम आउट करना है इसको। हाँ, और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस। ओके। अब जो पहला पिरामिड है वो कुछ यहाँ पर है, क्या नाम है तुम्हारा, ब्राज़ील है ये। किधर? ये नीचे की तरफ, इधर। हाँ, ये इसमें एरिया में लिखा हुआ है क्या वहाँ पर? ये साउथ अमेरिका। हाँ, साउथ ब्राजील। हाँ, ब्राजील वाला ब्राज़ील area है, ठीक है। ब्राज़ील वाला एरिया। नेक्स्ट माउंट कैलाश, तो वो है ही अपना इंडिया के इस तरफ, है ना। दिखा वन ना, आई थिंक। एक तो वो है, एशिया। वो भी है जहाँ तू देख रहा है ना, वो भी है। हाँ, वो द लॉस्ट पिरामिड ऑफ पुणे है वो। ओके, ठीक है, एक इंडिया है, ठीक है, दिख रहा रेड डॉट, ठीक है। इंडिया के पास। ओके, हाँ, एक ब्राज़ील। ब्राजील में रेड डॉट। हाँ, ओके, ये रेड डॉट सारे पिरामिड्स हैं। हाँ, ये पिरामिड्स ये सारे ही हैं, ये ब्लू, येलो और रेड। ऑरेंज वाले तो ये 3 हैं, बाकी रेड वाले ये हैं, ऐसे है ये। ओके। नहीं, देख ऐसा है कि ब्लू, येलो, रेड, ये सारे ही पिरामिड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो हाईलाइट मैं करना चाह रहा हूँ वो एक ब्राज़ील का पिरामिड जो लाल हो रखा है, हाँ, ठीक है, इंडिया का जो लाल हो रखा है, ठीक है, और एक वो पुणे वाला जो वहाँ कोने में है, ठीक है। ये जो रेड पिरामिड, एक हाँ, ये है, एक ये है, एक और वो एक सबसे, ये है, एक ये वाला। ठीक अब है। देखिए तीनों अलाइन है। हाँ यार, ये एक ठीक है। लाइन में है तीनों। और ये पूरा वर्ल्ड कैप्चर कर रहे हैं, दिख रहा है ये। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सच में हाँ। यार। और अगर एक चीज दिखा दूं, एक बार एक जूम आउट कर बस इसको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वो, सॉरी, जूम इन कर ठीक है। अब इस मैप को नहीं, सही है। अब वो जो एरिया था ना वो पुणे वाला, वो आ गया घूम के वहां पर। ये ब्लैक हाँ। पिरामिड इन अलास्का। अब इसको अलाइन कर, एक डॉट वो है, एक ब्राजील है, एक इंडिया है, ये तीनों मिलके भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। समझ रहा है? समझ रहे हो ये चीज क्या हो रही है?
उन्होंने पूरी दुनिया के पिरामिड्स को अपने सेंटर में ले रखा है। सारे पिरामिड्स इसके अंदर है। इसके अंदर है। और पता है क्या है? क्या है? ब्लैक, जो मैं बता रहा हूँ, ब्लैक पिरामिड्स ऑफ अलास्का। तो ये जो पिरामिड है इसको कहा जाता है कि इस पहले तो ये पूरा ब्लैक ही है, एक वॉल्केनिक टाइप का ये पिरामिड है ना। और इसके पास जो भी एनिमल्स वगैरह रहते हैं, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हैं टुवर्ड्स ह्यूमन। अगर कोई भी उनके पास जाता है वो हिंसक हो जाता है मारने के लिए। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर मिलिट्री जो है उन्होंने कोई सीक्रेट साइट बना रखी है वहाँ पे, जहाँ पे उनके पास कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ें हैं जिन पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वहाँ पर किसी का जाना अलाउड नहीं है। एक तो ये चीज़ है भाई यहाँ पर अलास्का वाले में। ठीक है। दूसरा माउंट कैलाश तो हम इंडियंस को सबको पता है वो कितना ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस है, वहाँ जा ही नहीं पाते है ना। और फिर आता है लोस्ट पिरामिड ऑफ पुणे। इसके बारे में कुछ खासी मतलब जानकारी नहीं है इतनी, बस हाँ इसको ये कहते हैं कि एक मकाओ करके एक पक्षी होता है तोते टाइप का, है ना, उस टाइप की ये पहाड़ी है। ओके। है ना। तो उसको भी कहते हैं कि इसके नीचे भी मतलब पिरामिड था, और यहाँ पे जो है वो सोने की वो होती है आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं अगर कोई खुदाई करेगा वहाँ पर तो। हाँ, तो वहाँ पे कहा जाता है कि मतलब वहाँ पे लुटेरे जो होते हैं उन्होंने आके खूब खुदा वुदा करा उसको, मतलब निकाल के ले गए वहाँ से। हाँ, तो वो चाहते हैं कि उसको वो एक वैसी वो साइट बन जाए, वर्ल्ड हेरिटेज। हाँ, वो बन जाए। ओके। तो लेकिन मेरे को ये चीज़ ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी, सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 3 पिरामिड ऐसे हैं जो है ना दूसरे से अलाइन है, और लाइन है। सारे पिरामिड्स इस ट्रायंगल के अंदर ही हैं, पूरा वर्ल्ड कवर कर रहे हैं। हाँ। एंड इनफैक्ट एज आई टोल्ड अर्लियर कि वो सेंटर पॉइंट भी जानते थे अर्थ का, दैट्स व्हाई उन्होंने गीजा वहां पे बनाया। तो ये मुझे मेरे सामने आई जो मैंने नोटिस करी भाई। और ये इसमें जो है ये सारे पिरामिड्स ही हैं, ये पिरामिड वाला ही वो है मैप। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं क्यूरियस हो गया भाई, ये क्या चीज़ है, मतलब देख रहा है तू। यही तो चीज़ें सोचने समझने पे हमको मजबूर करती हैं कि वो टेक्निकल भी मतलब क्या सोचे। हाँ। अगर हम ये सोचें कि उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि वो अपने पिरामिड्स को स्टार्स के साथ अलाइन कर पाए, इसका मतलब कि उनके पास ज्योमेट्रिकल, एस्ट्रोनॉमिकल और साइंटिफिकल ये तीनों नॉलेज रही होंगी। अगर ज्योमेट्रिकल और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज है, इसका मतलब कि उन्होंने मैथमेटिक्स एडवांस लेवल पर डेवलप कर रखा होगा। ठीक है। उसके बाद जैसा कि इजिप्ट के पिरामिड हैं, वो आज तक टिके हुए हैं। उन्होंने किस तरीके से सारे लाइमस्टोन्स को सेट किया, बनाया, इसका मतलब कि उनका जो केमिकल साइंस होगा वो भी उतना ही एडवांस होगा कि वो उन सारे पत्थर को इस तरीके से जोड़ पाए, इस तरीके से आउटर लेयरिंग कर पाए पिरामिड्स की, कि पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है। तो इसका मतलब कि भाई उनको केमिस्ट्री की भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी कि टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है। एंड सबसे फैसिनेटिंग चीज़ जो स्टार्टिंग में इसने बताई कि वहाँ पे एक ऐसा मिस्टीरियस हायरोग्लिफ मिला था कि जिसमें एरोनॉटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, स्पेसशिप, प्लेन्स। उसकी कहानी क्या है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बड़ी फैसिनेटिंग डॉक्यूमेंट्री है, कोड ऑफ पिरामिड, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो। तो उसमें एक वहीं लोकल इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट वो बताता है कहानी कि जब स्फिंक्स और ये द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इतने ज़्यादा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हाईलाइट नहीं हुए थे, तो वो कहता था कि यहाँ कुछ नहीं था, ऐसे बाउंड्रीज भी कुछ नहीं थी। हम लोग यहाँ पे खेला करते थे। जब वो छोटा बच्चा था तो वो बताता था कि स्फिंक्स के नीचे ऐसी टनल्स हैं, हाँ, कि जिनके अंदर आप एंट्री लोगे तो वहां पे और ज्यादा मिस्टीरियस ऐसे ऐसे हायरोग्लिफ्स बने हुए हैं कि अगर वो आज के टाइम पे किसी को दिखा दिए जाए ना तो कोई विश्वास नहीं कर सकता कि इस पूरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के पीछे की कहानी क्या है, वो कौन लोग थे जिन्होंने इन मेगा स्ट्रक्चर्स को बनाया। और
उसका ये भी कहना है कि इजिप्शियंस ने जो ये पिरामिड बनवाए हैं वो एक थ्योरी है, ठीक है, जो भी आप तक के आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करा है, कोई भी एक कंक्लूसिव आंसर नहीं है कि ऐसा ही हुआ था। हाँ, मुझे खुद को यार, मैं कभी कभी देखता हूँ चीज़ें तो है? मुझे खुद को विश्वास नहीं होता कि ये उनके कारनामे हैं, है ना। तो उसका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है इस बात की कि ये सारे पिरामिड्स इजिप्शियंस ने बनाए नहीं हैं, these pyramids were given to them, कि एक बहुत हायर सिविलाइजेशन रही जिसने ये चीज बनाई, और जब वो यहाँ से वापस गए तो वो इन पिरामिड्स को इजिप्शियंस को देके चले गए कि यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स नाउ। जैसा तूने बताया कि हायरोग्लिफ्स में ऐसा दिखाया गया है कि छोटे छोटे लोग हैं, एक बड़ा इंसान बैठा हुआ है, और अगर वो सपोज करो कि उसका डिपिक्शन ऐसा करना चाहते थे कि वो राजा है तो उसको इसलिए बड़े साइज में दिखाया, लेकिन उसका खाना वगैरह, लेकिन वो प्लेट्स, ग्लास उनके बहुत बड़े, ग्लास इतने बड़े, वो प्लेट्स इतनी बड़ी बड़ी, शो किया गया सब कुछ उसमें, वो एक अलग लेवल पे सारी चीजें शो करी गई हैं। तो इसका मतलब ये कि वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तो नहीं हो सकते अगर मैं उन हायरोग्लिफ्स को एज इट इज मानूं, क्योंकि उन हायरोग्लिफ्स में उन इजिप्शियंस की डे टू डे लाइफ की कहानियां हैं कि उनकी जिंदगी कैसे चलती थी, उन्होंने चीजें बनाई तो कैसे बनाई, वो कहानियां हैं उसमें। तो अगर उन्होंने नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को एक नॉर्मल प्रोपोर्शंस के साथ दिखाया है और एक उनके राजा को उन्होंने एग्जैजरेटेड प्रोपोर्शंस में दिखाया है कि वो ह्यूमन से 8 गुना 10 गुना बड़ा है, उनके खाने की प्लेट्स एंड ऑल दैट, उनका खाना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के यूटेंसिल से बहुत बड़ा है, तो कुछ तो वजह रही होगी ना। वो दिखाने को ऐसा भी तो दिखा सकते थे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नॉर्मल से कपड़ों में है और राजा बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह में है, लेकिन प्रोपोर्शन ह्यूमन बीइंग जैसा ही है, बट दे चोज to show that king in exaggerated proportion, क्योंकि उन्होंने वही देखा है कि उन्होंने वही देखा और वही सही और सच था, इसलिए उन्होंने वही बनाया। और जो इसने बताया स्पेसशिप वाली हायरोग्लिफ्स, मैं तो उसको वो दिखाऊंगा जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री में देखा, और उनके सामने आने का भी बहुत किस्सा जो है बहुत फैसिनेटिंग है कि वो किस तरीके से सामने आए। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं, ये इनको बनाया नहीं है, इनको उस तरीके से बनाया कि लाइक 3D प्रिंटर होता है ना, जैसे मैं पिछले वाले में भी कहा था, शिवा वाले एपिसोड में अपने, कि ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स सिर्फ उसी से बन सकते हैं। 3D प्रिंटर होता है जो, देखा होगा तूने, आज के टाइम में ऑनलाइन खूब बिकते हैं, है ना, कि उसमें लगा दिया जाता है सेटअप की, और वो धीरे धीरे पूरा बना के तैयार कर देता है। दिस इज द हायरोग्लिफ। हाँ, इसी की बात कर रहा था मैं। अब ये शेप क्या लग रही है, क्या है ये? चॉपर, हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर। ये चीज क्या है? ये तो UFO टाइप जैसे इमेजेस हम लोग देखते हैं ना, वो सिंपल ना। अब इसको ऐसे समझ कि ये एक अच्छा एलिप्टिकल शेप है और पीछे टेल देखना। हाँ, ये जेट है, ये एक टाइप का जेट प्लेन। हाँ, जेट है ये चीज देख, ये मेरे को बोट या सबमरीन टाइप ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, लुकिंग लाइक ए बोट यार। हाँ, मतलब, और ये चीज देख, ये अभी पूरा नहीं है इस इमेज में, मैं एक बड़ी इमेज ढूंढता हूँ। ये पूरी बड़ी इमेज है। ये क्या है ये? ठीक है, अब ये चीज देख, ठीक है, ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक सीट है एंड यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है। मतलब वो हैंडल वहाँ पे एक कह सकते हैं उसको, है ना? एग्जैक्टली उसको पकड़ने वाला। फैसिनेटिंग, सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या है पता है? ये सारी चीजें उड़ने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे बताया जाए कि ये उड़ती थी? देखा होगा उन्होंने, लेकिन शो कैसे करेंगे? हाँ। बताएंगे कैसे वो, क्योंकि वो लिखा तो नहीं है ना कि उड़ती थी। तो यहाँ उन्होंने क्या बनाया है? क्या ये दिख नहीं रहा? दिस वन, ये एक, यू कैन से अ मॉथ, एक फ्लाइंग इंसेक्ट है। देखा?
और ये इसके आगे क्या है ये लाइन? ये फ्लाइंग इंसेक्ट है, देन अच्छा, present कर दिया कि ये वो उड़ती प्रेजेंट हैं। कर रहा है उस चीज को। उड़ने वाली चीजें हैं ये। ओके भाई, अलग ही तरीका है बताने का। बहुत कैसे कैजुअल explain तरीका है करेंगे? बताने का है। नहीं तो क्योंकि वर्ड्स तो है नहीं ना लिखने के लिए कि नहीं these बहुत things were used to fly, नहीं, सही है, बहुत सही है, लेकिन इससे यहाँ पता पे चल वो रहा है। फ्लाइंग इंसेक्ट है। हम्म। And यहाँ और पे अब- कंपैरिजन देख रहा तो और सबसे फैसिनेटिंग चीज, अब तू देख कि ये जो है ना, ये दीवार में फिट है और ये यहाँ से टूटा हुआ है। ये पता है सामने कैसे आया था? ये ऐसे नहीं मिला कि कोई रिसर्च कर रहा था और किसी को मिल गया ये वहां पे बना हुआ। तो इसके ऊपर एक प्लास्टर की अलग से लेयर हो रखी थी। वाइट प्लास्टर है आई थिंक, इस पे लगा हुआ है। वो प्लास्टर की एक अलग से लेयर थी। वो टाइम के साथ प्लास्टर अपने आप टूट के नीचे गिर गया, तब किसी ने ये देखा कि ये है। मेरे को एक और चीज़ मतलब मुझे बतानी थी। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा है मेरे पास समझने के लिए। हम लोग हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, अगर हमारा आज की डेट में लिखते हैं, 100 साल भी निकल जाए या 200 साल भी निकल जाए, लैंग्वेज में कितना चेंज आएगा? ऐसा चेंज नहीं आ सकता कि मतलब तुम पढ़ ही ना सको दोनों लैंग्वेज को, जो आज लिख रहे हैं हम हिंदी में और हिंदी को हम 100 साल बाद लिखें, इतना डिफरेंस नहीं आएगा कि हम उसे पढ़ ना ड्रास्टिक सकें। चेंज नहीं आएगा कि हमें हाँ, समझ ही ना आए। थोड़ा बहुत चेंज आ हाँ। जाएगा कि हाँ कोई चीज़ कैसे लिखते थे पहले, फिर इसको थोड़ा चेंज कर दिया। तुम्हें पता है वहाँ पे इजिप्ट में एक टेम्पल मिला, बेसिकली वो टेम्पल ही बोलते हैं उसको, वहाँ पे वो लोग पूजा वूजा करते हैं। वहाँ पे भी एक राइट अप मिला उन्हें लिखा हुआ, जो दोनों जो जैसे जो पिरामिड्स में राइट अप है और जो टेम्पल में राइट अप है वो बिल्कुल मैच नहीं करते, दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हैं। इट मीन्स कि वो वहाँ के जो लोग थे ह्यूमंस, उनके लिए लिखा ही नहीं गया था वो कुछ और किसी और सभ्यता के लिए वो चीज़ें लिखी गई थी। एक ही टाइम पे एक ही चीज़, मतलब सपोज करो तो इतनी डिफरेंस कैसे आ सकता है लैंग्वेज में? उसके भी वहाँ पे प्रिंट्स हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जितना भी हम लोगों ने, तूने बताया, जैसे शिवम, नवल तूने बताया, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ है, तो इन सबको मिला करके हम क्या सोचे कि ये ह्यूमंस के बस की बात है या मैं तो एक सिंपल सा बोल रहा हूँ, मैं एक सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ। हाँ। अगर मैं बंगाली हूँ और तुम मतलब अंग्रेज हो, तुम इंग्लिश लिखोगे, मैं बंगाली में लिखूंगा, तभी वो डिफरेंस आ सकता है। अगर हम दोनों ही सेम उसके हैं तो वो डिफरेंस कैसे आ जाएगा? राइट अप में डिफरेंस इतना बड़ा कैसे आ जाएगा? हम दोनों अलग सभ्यता से, बेसिकली हम हो गए कि मैं बंगाली को फॉलो कर रहा हूँ तो उसका लैंग्वेज अलग है, तेरा लैंग्वेज अलग है, इसलिए तू राइट अप ऐसा लिख रहा है। बट तो उस टाइम पे तो ये सब चीजें करने वाले एक ही पर्सन रहा होगा, मतलब एक ही सभ्यता या एक ही चीज अलग रही है? अलग थे। इससे ये पता चलता है कि एक ही टाइम पे दो राइट अप मिल रहे हैं, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। एक तो जो जैसे ये इमेज वाले थे इस टाइप से, एक प्रॉपर राइट अप जिसमें लाइन ही लाइन है, बस तो कुछ समझ नहीं सकता भाई उसमें कुछ भी। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्मल हम हायरोग्लिफ्स देखते हैं जिसमें इमेजरी दिखाई देती है, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, वो लैंग्वेज रही होगी नॉर्मल इजिप्शियंस की। और जिस लैंग्वेज की ये बात कर रहा है, जिन हायरोग्लिफ्स की ये बात कर रहा है, वो लैंग्वेज रही होगी उन गॉड्स की या उन एलियन बीइंग्स की जिनकी इजिप्शियंस पूजा किया करते थे, जिन्होंने इजिप्शियंस से पहले सारे पिरामिड्स को बनाया। हाँ, ये हो सकता है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो बनाया। उनके लिए था ही नहीं जो वहाँ पे रहते थे, वो उनका आपस के कॉन्वर्सेशन के लिए था उनके। क्योंकि पिरामिड्स का, अब इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं ना हम कि पिरामिड्स का, उससे कनेक्ट करने से पहले मैं एक और बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को। कि तुमने सुना होगा कि इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हाँ हाँ, ठीक है। जब भी कोई उनका राजा मरता था तो वो उसको एक बोट में बिठाते थे, एक सार्कोफेगस में रख के मम्मी बना के एक बोट में बिठाते थे और उस बोट को छोड़ दिया जाता था। वो कहा जाता था कि वो बोट राजा को आफ्टर लाइफ में ले जाएगी, ठीक है। जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बड़ी ही फैसिनेटिंग चीज मेरे सामने आई, और जिस तरीके से मतलब उन्होंने उस चीज को रखा और कोरिलेट करा एक दूसरे से, आई वॉज अमेज्ड। एक आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है एक, वेयर इज द टैब, ओके, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन रोजन ब्रिज।
ये टाइम के उसका है ये ठीक है। ब्लैक हाँ। होल टाइप कुछ। ओके, ये है बेसिकली द फॉर्मूला टू क्रिएट इंटरडाइमेंशनल ट्रैवल और स्पेस ट्रैवल। ठीक है। बेसिकली स्पेस ट्रैवल करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप लाइट स्पीड से जाओ लीनियर ट्रैवल, या फिर आप करो अपने फ्रंट स्पेस को वॉर्प। तो ये क्या करता है, ये एक वर्म होल का डायग्राम है हाँ। कि मैं इस वर्म होल के पॉइंट ए पे हूं, मुझे पॉइंट बी पे जाना है, तो मैं इस वर्म होल से ट्रैवल करके इन नो टाइम आई विल बी एट पॉइंट बी। मतलब तू कह रहा है कि जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो वाली कि एक पेपर है उसको मोड़ दो तो शॉर्टकट बनता है। हाँ, ठीक शॉर्टकट है। बनता है। मेरे को वो मिलियंस एंड बिलियंस लाइट ईयर्स ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। हाँ। आई विल बी ऑन दैट प्लेस इन एन इंस्टेंट। ठीक है। तो ये वो ब्रिज का डायग्राम है। हाँ। अब मैं तुम्हें उस बोट का डायग्राम दिखाता हूँ। अब ठीक है, ये याद रखना कि ये वर्म होल और ये वर्म होल, ठीक है, ये दो एंड्स याद रखना, ठीक है। इस बोट के डायग्राम में देखो, वन एंड हेयर एंड वन एंड हेयर। ओह माय गॉड भाई तगड़ी चीज है ये भी। देख रहा है, यहां से ये एक लूप बना, ठीक है, ये ट्यूब बनी और ये ट्यूब यहां आके ओपन हो रही है। वो हो सकता है वो बोट ही ना हो, वो वही चीज हो। रिप्रेजेंट उसको ही कर रहे हैं, रिप्रेजेंट उसको वही कर रहे हैं। वो वही ना हो। इजिप्शियंस ने देखा उनके गॉड्स इस चीज के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। क्या पता उनके गॉड्स ने उन्हें बताया भी हो, कि उन्होंने उनको ये डायग्राम दिखा के बताया हो कि ऐसा एक ब्रिज क्रिएट होता है यूनिवर्स में, और हम मे बी फ्रॉम ओरायन बेल्ट टू हेयर ऑन दिस प्लैनेट ऐसे ट्रैवल करते हैं, हम ऐसे आते हैं तुम्हारे पास। अब जो लोग थे उनको समझा पाना तो बहुत मुश्किल रहा होगा, तो उन्होंने पूछा होगा ये है क्या, इसको बोलते क्या है। अब आइंस्टाइन रोजन ब्रिज तो हम आज की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, क्योंकि आइंस्टाइन और रोजन ने इसको डिस्कवर किया था। ये तो मॉडर्न लैंग्वेज है। लेकिन क्या पता उन्होंने उनको बोल दिया हो कि ये एक नाव है जिस पे सवार होके हम जाते हैं। तो जब वो गॉड्स चले गए, लेकिन उनके दिमाग में तो कॉन्सेप्ट वही रहा ना कि हमें हमारे भगवान के पास जाना है, तो उन्होंने उसी ब्रिज के बेसिस पे एक बोट का डिजाइन तैयार करा, और जब उनके राजा मरते थे उनको उस बोट पे रख के और नदी में बहा दिया जाता था। वैसे ऐसा भी बोलते हैं कि क्या नाम है, जो पिरामिड्स हैं उनको उन्होंने इसलिए बनवाया था ताकि उनके जो संबंध है अपने भगवानों के साथ अच्छे हो सके, है ना। तो में भी ऐसा हो सकता है कि भाई उनके जो भगवान रहे हैं, लाइक एलियंस या कुछ भी है, वो उसी टाइप के स्ट्रक्चर पे बैठ के नीचे आते हैं, है ना। तो बात वो है ही नहीं, बनाया कैसे, बनाया है ही नहीं इन्होंने, वही बात कर रहे हैं हम। तो फिर घूम फिर के कहानी फिर तो भाई वहीं आती है उन्होंने ही कि दिया या तो वो है। गिफ्टेड है, ठीक है, गिफ्टेड है, या तो गिफ्टेड है gifted है। बेसिकली काइंड ऑफ, जैसे हमने क्योंकि- पहले भी जो एलियन वाले उसमें बोला था, उनका पर्पस फुलफिल हो गया, वो छोड़ के चले गए वो। क्योंकि ये तो हम इसलिए कहते हैं कि पिरामिड 4000 साल पुराने हैं, क्यों? क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस हमें वहीं तक मिलते हैं। पिरामिड कितना पुराना है उससे ये नहीं पता चलता, क्योंकि स्टोन को कार्बन डेट नहीं किया जा सकता। ऐसा भी कुछ है। हाँ, स्टोन की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। अच्छा, तो इस वजह से तो हमें नहीं पता है कि पिरामिड कितना पुराना है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन 4000 साल पहले शुरू हुई थी और वो उतनी पुरानी है। तो उसी ये इजिप्शियन 4000 साल पहले आए थे, तो पिरामिड भी तभी बनने शुरू होंगे, तो इसलिए कि तो पिरामिड भी 4000 साल पुराने। पिरामिड को आज तक कार्बन डेट करा ही नहीं गया और ना ही करा जा सकता है उन्हें। दैट्स वाई वी मेक एन अजम्पशन कि हाँ सिविलाइजेशन इतने साल पुरानी, तो ये भी इतने साल पुराना। अब जैसे सपोज करना कि मैं हूं, मेरे फादर ने मेरे लिए घर बनाया, ठीक है। अब मान कि मैं उस घर में रहता हूँ, सपोज कर कि कुछ ऐसा होता है कि मेरे फादर कहते कि ठीक है बेटा अब मैं जा रहा हूँ और संन्यास ले रहा हूँ मैं, ठीक है, कि अब तुम्हें बड़ा कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ।
मेरे फादर चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, और उसके बाद मेरे बच्चे होते हैं। मैं अपने बच्चों को ना बताऊं कि मेरे फादर कौन थे, उनके रिकॉर्ड्स ना उनके सामने कभी आए, तो मेरे बच्चे क्या सोचेंगे इन्हीं मेरे फादर कि इन्होंने मेरे बताया, पापा हाँ, 1995 में पैदा हुए थे, कि नवल 1995 में पैदा हुआ था। तो और आज सपोज दैट कि मैं जीता हूँ 80 सालों तक, ठीक है, वो तो मैं तो समझ गया उनके कि लिए तो वो घर 80 साल पुराना है ना, वो तो मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन घर तो मेरे पापा ने बना के दिया मेरे को। उनके पापा ने, इजिप्शियंस के पापा ने बना के दिया उनको। हाँ, पिरामिड्स काइंड ऑफ ऐसे ही है वो। हाँ, इजिप्ट सिविलाइजेशन के फोर फादर्स जो रहे होंगे, हम उनको कोई और हायर सिविलाइजेशन या एलियंस भी कह सकते हैं, उनके गॉड्स भी कह सकते हैं। तो उनको ये पता है कि उनका जो फोर फादर के बाद जो फादर आया, हमें पता है कि वो 4000 साल पहले पैदा हुआ था, तो पिरामिड भी 4000 साल पहले बने होंगे। हाँ। लेकिन जो पिताजी के पिताजी थे, वो कब आए कब गए, ये सारी चीजें क्यों हैं, है ना। पिताजी के पिताजी, भाई उसके भी पिताजी होंगे फिर। एब्सोल्युटली, कहा नहीं जा सकता ना कितने पिताजी लगे हैं वो करने के लिए। और क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जब ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जो खूफू पिरामिड है, सबसे बड़ा पिरामिड है वो, और उसके अंदर जब रिसर्च करनी स्टार्ट हुई थी तो उनको ना एक टनल मिली थी। बहुत छोटा सा गैप था, 20 सेंटीमीटर्स उसकी विड्थ थी, उसके अंदर एक रोबोट भेजना था उनको, क्योंकि सामने जाके एक स्टोन स्लैब था, उसके ऊपर 2 हुक्स लगे हुए थे। अब वो ये समझना चाह रहे थे कि ये स्टोन स्लैब बीच में यहाँ से आ क्यों गया और इसके पार क्या है। अब स्पेस इतना छोटा है कि कोई इंसान तो घुस नहीं सकता वहां पे। तो उनको 5 साल लगे एक ऐसी मशीन क्रिएट करने में जिसके आगे कैमरा भी लगा हो और उसमें एक ड्रिल मशीन भी लगी हो, ताकि वो पहले स्टोन में ड्रिल करे और फिर कैमरा को भी हम इंसर्ट कर सके उस होल के थ्रू देखने के लिए। 5 साल बाद उन्होंने वो मशीन बनाई, और जब उस स्लैब के अंदर ड्रिल करके कैमरा डाला गया अंदर, चारों तरफ दीवार पे कोई नक्काशी नहीं थी, उस जमीन पे रूम के अंदर भी उनको एक काइंड ऑफ बॉक्स बना हुआ मिला ग्रेनाइट का, बट उसमें कोई ममी नहीं थी, दैट वाज एम्प्टी। बट वहां की जमीन पे हायरोग्लिफ्स बने हुए थे, बट नॉट रेगुलर इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स, दैट वाज टोटली अ डिफरेंट लैंग्वेज। वही जैसे मैं बता रहा था उस टेम्पल में लिखे हुए सिमिलरली वही वैसे ही बने हुए उसमें डिफरेंट। और वो ऐसा था कि उस लैंग्वेज को कोई जमीन पे खड़े होके पढ़ नहीं सकता, तो ऊपर से ही देखा जा सकता है। अब वो किसके लिए लिखा गया होगा, किसके लिए बनाया गया होगा, जो ऊपर मतलब कितना गैप है उसमें। देख ज्यादा वो है क्या हाइट दैट ना, कि अब जैसे ये 10 बाय 10 का रूम है, हाँ। अगर मैं इस 10 बाय 10 रूम के फ्लोर पे किताब का एक पूरा चैप्टर लिख देता हूँ, क्या तू खड़े होके जमीन पे खड़े होके पढ़ सकता है उसको पूरा? अच्छा ऐसे कह रहा है? नहीं ऐसे तो नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर मैं हाइट चाहिए, पंखे पे टांग दूं और कहूँ कि अब पढ़ अमन, पढ़ लेगा, तब पढ़ लूंगा, क्योंकि तेरे वो पर्सपेक्टिव में पूरा आ रहा है ना, तेरे पेरिफेरल विजन से बाहर नहीं जा रही है चीजें, तेरे तू पूरा देख पा रहा है उसको ऊपर से। किताब हम क्यों पढ़ पाते हैं? अगर मैं किताब को इतनी पास रख लूं मुके, क्या मैं पढ़ पाऊंगा? नहीं ना। लेकिन जब दूर रहती है किताब, मेरे पेरिफेरल विजन के अंदर रहती है, इनसाइड ऑफ माय विजन, तभी तो मैं उस किताब को पढ़ पाता हूँ ना अच्छे से। लेकिन एक बात तो बता भाई, चल वो चीजें हैं वहां पर, लेकिन बंदा पढ़ेगा कैसे जब तक वहां पर लाइट नहीं होगी या कुछ नहीं होगा? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। कैसे पढ़ेगा वो चीज? वो बंद भी किया गया कि जिससे कि कोई और देखे भी ना, वो पढ़ भी ना सके। उस मोमेंट के बाद से जब ये सारी मिस्टीरियस डिस्कवरीज होने लगी, तब इजिप्शियन गवर्नमेंट ने सडनली आउट ऑफ नोवेयर ये डिसीजन लिया कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उन रिसर्चर्स को बाहर भेजा, भगो यहाँ से। और उस दिन के बाद से अब तक नो रिसर्चर्स अलाउड इनसाइड द पिरामिड्स एंड नॉट इवन इनसाइड द स्फिंक्स। स्फिंक्स के लिए कहा जाता है कि स्फिंक्स का जो तुमने देखा होगा अभी उस पे इंसान का चेहरा बनाया हुआ है, ठीक है, बट जब एक आर्कियोलॉजिस्ट ने उस स्फिंक्स के पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज किया ज्योमेट्रिकली, तो उसने देखा कि यार इसकी जो बॉडी है ना, लायन की बॉडी है वो, कि बॉडी बहुत बड़ी है इसकी, बट द थिंग इज कि हेड जो है इस बॉडी पे ना, वो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से बहुत छोटा है।
तो या तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है इस बात की कि इस हेड को बहुत बाद में जाके एक ह्यूमन हेड की फॉर्म दी गई है, इसके ऊपर किसी और चीज का हेड था, या तो वो लायन का ही हो सकता है, और अगर लायन का था तो क्यों था, और अगर इसको ह्यूमन हेड की फॉर्म दी गई तो क्यों दी गई। मुझे तो पहली बात भाई उसका वहाँ होना ही अभी अजीब लगता है। वो कर क्या रहा है वहाँ पर, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है वो? इट्स लाइक अ गार्डिंग एंजल कह सकता है तू पिरामिड्स का। क्योंकि अभी तो हम एक स्फिंक्स की बात करते हैं जिसको अनकवर किया गया और जो वहां पे दिखाई देता है, उसी की बिल्कुल अपोजिट सीधाई में एक और स्फिंक्स है, बट वो अभी नीचे दबा हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता ज्यादा, वो नीचे दबा हुआ है। ये स्पिंक्स जो हैं कहीं ये वो तो नहीं है भाई जैसे ह्यूमंस के पेट होते हैं, वो एलियंस के पेट हो भाई? यार मे भी है? हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने कुछ हाइब्रिड ऐसा बनाया हो, कुछ ऐसा हाइब्रिड भाई पेट टाइप जो लायन की तरह हो, है ना? हाँ। क्योंकि उसके वो जो है ना वो फिंक्स टाइप ऐसे बने हुए हैं, वो भी मतलब वो शेर वाली जो होती है बाल होते हैं वो उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ। है ना? एग्जैक्टली तो वो ऐसा हो सकता है। तो यार देखो, आज के पॉडकास्ट में जो डिस्कशन हुआ कि पिरामिड्स का स्टार्स के साथ अलाइंड होना, इतने हैवी स्टोन्स का उस पिरामिड के टॉप तक पहुंचना, उस टाइम पे जिस टाइम पे हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नहीं थे, साइंस उस लेवल पे डेवलप नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो कैसे ये चीजें पॉसिबल हो पाई होंगी? क्या लगता है? अपनी अपनी थ्योरी बताओ। पर्सनली लाइक मुझे तो ऐसा लगता है इस चीज़ को लेके कि जितना भी मैंने पढ़ा या समझा कि ये नॉर्मल तो है नहीं वैसे तो पहली बात तो, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता उस समय के जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने ये बनाया। मुझे पर्पसली ऐसा लगता है, जैसे मेरे को जो जैसे हमारा एक पॉडकास्ट था एलियन वाला, उसमें भी डिस्कशन हुआ है, अगर देखना हो तो देख लेना, हम इसका लिंक डाल देंगे इस वीडियो में, ठीक है। कि कहीं से तो शुरुआत हुई है कि एक हमारी स्पीशीज़ ही मतलब ह्यूमन जो है वो इंटेलिजेंट हुए, बाकी सारी स्पीशीज़ एज इट इज़ रह गई है। दैट मीन्स कहीं कुछ तो चेंज हुआ था ना कभी पास्ट में। इसका मतलब एलियंस आए थे, उनका कुछ तो ज़रिया था, कुछ तो वे था, वो अपना काम भी करके गए, ह्यूमंस को भी बना के गए, ये सारी चीज़ें वो करके गए। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो उसमें खाना ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, पहले वो ऐसे जानवर थे, उनको इन्होंने ही उसको, जैसा हमारा लिंक था उसमें हमने बोला था कि तुमने नाम बताए थे उनके कि उसने ऐसे जीन्स में चेंज करे, मे बी वो कनेक्शन यहाँ पे हुआ हो, यू नेवर नो, कहीं पे भी हो सकता है वो तो। एग्जैक्टली क्योंकि जब स्पीड ऑफ लाइट का किसी को नहीं पता था, वेट उठाने की मशीन नहीं थी, कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ उसका अलाइनमेंट होना, ठीक है, स्टार्स के साथ उसका मतलब अलाइनमेंट होना, पोल्स के साथ उसका अलाइनमेंट होना, सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ज्ञानी कैसे बन गए एकदम से वो लोग, वो भी 4-4.5 साल पहले। तो मैं मानता हूँ कि कुछ तो वहाँ पे आए थे जो अपना काम करके चले गए। और मे बी पॉसिबल ये भी है, मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि हमने सुना है कि स्पीड ऑफ लाइट का हम यूज़ करेंगे तो हम फ्यूचर में पहुँच जाएंगे, कहीं पहुँच जाएंगे वगैरह, बट हम यूज़ नहीं कर सकते, ये भी पता है। हाँ। क्यों? लिमिट सेट है ना, वो हमारे पास लिमिट सेट है। हाँ, लिमिट सेट क्योंकि है, जिस चीज़ में हम बैठे हुए हैं काइंड ऑफ उसकी एक लिमिट सेट है। हाँ एग्जैक्टली। ये तो हमें पता ही है यार, लिमिट क्या सेट है ख्याल हमारे। है? तो किस थ्योरी के साथ जाना चाहेगा? भाई ये हर जगह है, हर पूरे मैप पे ये लोग छाए हुए हैं, है ना? इन्हें कंट्रीज में बता ही चुका हूँ तुम्हें, है ना? तो मैं क्या ही कहूँ इनके बारे में कि मतलब हमारा क्वेश्चन है, डू यू बिलीव कि ये इंसान ने बनाया या एलियन ने बनाया है? व्हाट डू यू थिंक? भाई इंसान के बस की इतना बड़ा कारनामा करना है नहीं, है उस टाइम पे, उस टाइम पे। ठीक है, मे बी आज तो कर पाए, आज भी नहीं कर सकते, हाँ, ये नहीं भी कर प्रूव हो सकते, चुका नहीं है, कर सकते, आज नहीं भी कर नहीं कर सकते। सकते इस चीज़ को। तो भाई काइंड ऑफ मतलब कि इसमें किसी दूसरी शक्ति का ही हाथ है ना? ओके, सो मैं भी कुछ कुछ इस थ्योरी से एग्री करता हूँ, बट नॉट इन अ वे कि वो एलियन थे। मे बी ऐसा हो सकता है कि एक हायर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि मैं इस थ्योरी के साथ ज़्यादा
रिलेट कर पाता हूँ कि एक हायर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, मे बी कि वो एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन हो सकती है जो हमारे प्लैनेट पे आई। काफ़ी लंबे समय तक वो रहे, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को डेवलप, क्योंकि दीज टाइप ऑफ थिंग्स, स्ट्रक्चर्स, ये टाइम डिमांड करते हैं आपसे, तो काफ़ी लंबे समय तक रहे वो यहाँ पे। उन्होंने उस सिविलाइजेशन को, जिसको हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन माना और जाना, उन लोगों को उन्होंने सारे तौर तरीके सिखाए, सारी चीज़ें बताई। जैसे मैंने आइंस्टाइन रोजनब्रिज के बारे में बताया कि उन्होंने उनको बताया कि थ्रू दिस वी ट्रैवल टू आवर प्लेस, तो उन्होंने ये चीज़ दिमाग में रखी कि हाँ, हमारे भगवान इस ब्रिज के थ्रू जाते थे, ये नाव थी उनकी, तो उन्होंने वैसी ही नाव बना ली। जैसे तूने बोला कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जो एलियंस आए हो वो पिरामिड टाइप ऑफ चीज ऑब्जेक्ट्स में आए हों। अगर मैं ये मानूं कि हाँ पिरामिड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में वो आए, तो उन्होंने अपने देवताओं को ट्रिब्यूट देने के लिए वो पिरामिड्स बनाए, तो इसका मतलब ये था कि इंस्पिरेशन तो कहीं और से ही आया। हाँ वही तो, अब वही है ना कि वो, चलो अगर हम ये भी मान के चले ना कि भाई ये इंस्पिरेशन आया, तो आया कैसे, तो कहीं और। सबसे अमेजिंग बात कि जो तूने बताया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पिरामिड्स हैं, जब मैं उस डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था तो उसमें भी ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ बताई गई थी कि इजिप्ट के अलावा और भी पूरी दुनिया में पिरामिड्स हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि इजिप्ट में 4000 साल पहले बन गए तो फिर उसके 2000 साल बाद कहीं और बने, नहीं, साइमल्टेनियसली उन पिरामिड्स को दुनिया के अलग अलग पार्ट में डेवलप करा जा रहा था। तो अब यहाँ सवाल आता है कि ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज ट्रैवल कैसे कर रही थी कि पिरामिड बनाना कैसे है, राइट। हाँ, इसका जवाब नहीं है भाई, है ना। हाँ, इस चीज का और जवाब पिरामिड्स को बनाने में जो वर्कर इन्वॉल्व थे, कुछ आर्कियोलॉजी, मतलब इसमें भी आर्कियोलॉजिस्ट के दो ग्रुप्स हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, वो गुलाम थे, स्लेव्स थे, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया था कि, पर जब हायरोग्लिफ्स को डीपली स्टडी किया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट का दूसरा ग्रुप बोलता है कि पिरामिड्स को बनाना वहाँ पे सबसे ऊंचा काम माना जाता था कि आप भगवान के काम में इन्वॉल्व हो, तो लोग स्वेच्छा से इन्वॉल्व होते थे अपने, कि आपको अपने जीवन में सारे काम करो लेकिन पिरामिड बनाने के काम में आपको इन्वॉल्व होना है, तभी आपका जीवन पूरा है। योगदान देना पड़ेगा सबको। योगदान देना है उनको, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो उनके लिए। दूसरी चीज़ कि पिरामिड्स के हर एक पत्थर का वजन थाउजेंड्स ऑफ टन है, और आज की मशीन्स भी जो हैं लिफ्ट नहीं कर सकती हैं इतना वेट। लिफ्टिंग की बात अलग हो जाती है। जो तूने बोला ना कि 20,000 किलो उठा सकती है, 20,000 किलो इज नॉट द वेट दैट अ मशीन कैन लिफ्ट। वो वेट वो है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे रख सकूं और वो उसको होल्ड करके कैरी करके ले जा सके। आपको उठाने के लिए कुछ और ही स्ट्रेंथ चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी क्रेन नहीं है जो 20,000 किलो का वजन एक बार में उठा सके। नहीं उठा सके। तो ये कैसे हुआ? 20,000 किलो वजन उठाना मतलब एक छोटे पहाड़ को उठाने बराबर है। मिनिमम वेटेज है वहाँ के स्टोन का, ये मिनिमम है। 70,000 है, 70,000। मैक्सिमम वेट कितना होगा? 70,000 है मैक्सिमम वेट, है ना। That's something fascinating। जितने भी एविडेंसेस मिले, हायरोग्लिफ्स दिखाए मैंने, जिनमें वैसे एक चीज़ और कहना भूल गया मैं, कि जो मैं बता रहा था ना ब्लैक पिरामिड्स ऑफ अलास्का, उसके ऊपर अभी नेटफ्लिक्स वालों ने एक सीरीज भी बनाई है, आर्काइव 81। नहीं, आई थिंक वो उसी के नाम से है, द ब्लैक पिरामिड। हाँ, ऐसी है, ढूंढना पड़ेगा, मेरे को भी नाम पता नहीं है, ना मैंने देखी है, लेकिन हाँ जब मैं कर रहा था रिसर्च तो उसमें आ रही थी गूगल पर कि हाँ इन्होंने बना रखी है। ओके, मैं देखूंगा यार उसको, मेरे को भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें अपनी तरफ। पिरामिडों का तो टॉपिक ऐसा है ना कि यार जितनी बात करी जाए उतना कम है। हाँ, बट हमारी थ्योरी आज के डिस्कशन से, इतनी रिसर्च से यही है कि ये बहुत कम चांसेस हैं कि पिरामिड्स को इजिप्शियंस ने बनाया हो। हाँ, बट इट्स अ मिस्ट्री टू बी अनफोल्ड एंड टू बी सॉल्व्ड, कि वो आखिर लोग कौन थे और किस तरीके से उन्होंने इन इजिप्शियन पिरामिड्स को बताया। तो आज की तरह ही हम फिर लौटेंगे एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। जब तक हमारे
पुराने वीडियोस देखिए, देखिए। एलियन वाला वीडियोस देखिए, उसमें और- भी हमने एक्सप्लेन किया है एलियन की एग्जिस्टेंस, उसके बारे में बात करी है। और सपोर्ट करिए गाइस, क्योंकि इस वक्त हमें ज़रूरत है। एंड तब तक के लिए बाय बाय।